Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5126 कलयुग विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी 1 जून 2025 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को संजीव शर्मा और प्रदीप उपाध्याय का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। जयशंकर बोले, आतंकवाद के समर्थकों को चुकानी होगी भारी कीमत। ताजमहल की सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात। बीएसएफ ने तबाह कर दी थी पाकिस्तान की 118 अग्रिम चौकियां। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं आपके दुख बांटने आया हूं। पीएम से मिलते ही रो पड़े शुभम द्विवेदी के परिजन, क्या बोले नरेंद्र मोदी। कौन है स्वामी राम भद्राचार्य जिन्होंने सेना प्रमुख से दक्षिणा में मांग लिया पीओके। भारत में बनेंगे 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान। गले में रुद्राक्ष, नंगे पैर, सौम्य मुस्कान। जानिए कौन है पद्मश्री सम्मानित आचार्य जोनस मसेटी। किसने बनाया था ऑपरेशन सिंदूर का लोगो। 2 सैन्य कर्मियों के नाम आए सामने। गांधीनगर में पीएम मोदी बोले, हमने तय कर लिया है कांटे को निकाल कर रहेंगे। अब सुनिए समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत कभी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने जोर दिया कि जो लोग आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं, पोषित करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। जयशंकर ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खुलेआम आदान प्रदान करना एक चलन बन गया है और भारत विश्वास के आधार पर साझेदारी बनाने में विश्वास रखता है। उन्होंने बताया कि समय बदल गया है और आतंकवाद के केंद्र अब जवाबी कार्रवाई से अछूते नहीं रह गए हैं। भारत की आतंकवाद के प्रति कतई न सहन करने की नीति उसके कार्यों से स्पष्ट होती है। अद्भुत स्मारक ताजमहल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। यह सिस्टम ताजमहल परिसर में लगाया गया है और यह प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। स्मारक के चारों ओर 500 मीटर के दायरे में निगरानी रखी जाएगी और इस सीमा में पाए जाने वाले किसी भी ड्रोन को तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को गहरी चोट पहुंचाते हुए 118 से अधिक पाकिस्तानी अग्रिम चौकियों और उनकी निगरानी प्रणाली को पूरी तरह नष्ट कर दिया। शाह ने इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तानी आक्रमण को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बीएसएफ की सराहना की। यह बात उन्होंने जम्मू क्षेत्र के अपने 2 दिवसीय दौरे के समापन पर सुरक्षा स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के बाद कही। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में इतनी सारी चौकियों को क्षतिग्रस्त या नष्ट करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। शाह ने यह भी बताया कि दुश्मन के निगरानी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया जाना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और इसकी भरपाई करने में उन्हें वर्षों लग जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कानपुर दौरे के दौरान पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए कारोबारी शुभम द्विवेदी के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। शुभम के चचेरे भाई सौरभ द्विवेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री से मिलते ही परिवार के सभी सदस्य बहुत भावुक हो गए और रोने लगे। सौरभ ने बताया कि मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री भी भावुक हो गए और उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने परिवार को सांत्वना दी और यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। शुभम की पत्नी ऐश्वर्या द्विवेदी ने बताया कि पीएम मोदी ने उनसे कहा, तुम अकेली नहीं हो, पूरा देश तुम्हारे साथ में है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आतंकवाद के खिलाफ यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है और न्याय का वादा करते हुए कहा कि वे फिर मिलेंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने चित्रकूट में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को राम मंत्र की दीक्षा दी। सेना प्रमुख ने उसी मंत्र की दीक्षा ली जो सीता जी ने हनुमान जी को लंका विजय के लिए दिया था। इसके बदले में रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख से दक्षिणा में पीओके मांग लिया। जगत गुरु ने कहा कि सेना प्रमुख का सम्मान करने में उन्हें बहुत गौरव की अनुभूति हुई। जनरल द्विवेदी ने गुरु रामभद्राचार्य को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया और उनके सेवा कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें भारत की आध्यात्मिक और सामाजिक शक्ति का प्रतीक बताया। स्वामी रामभद्राचार्य का जन्म 14 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम गिरधर मिश्रा है। मात्र 2 महीने की उम्र में ही उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। आंखों में रोशनी ना होने के बावजूद उन्होंने ज्ञान का ऐसा प्रकाश प्रज्वलित किया जिसने उन्हें असाधारण बना दिया। उनकी स्मरण शक्ति इतनी अद्भुत थी कि 5 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने संपूर्ण श्री भगवद गीता को कंठस्थ कर लिया था। 7 वर्ष की उम्र तक उन्हें संपूर्ण रामचरितमानस कंठस्थ हो चुकी थी। उन्होंने 100 से ज्यादा ग्रंथों की रचना की है और उन्हें 2015 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। भारत ने अपनी वायुसेना को भविष्य की लड़ाइयों के लिए और शक्तिशाली बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA परियोजना के एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ भारत ने न सिर्फ अपनी एरोस्पेस तकनीक को एक नई ऊंचाई दी है, बल्कि अमेरिका, रूस और चीन जैसी तकनीकी महाशक्तियों की कतार में शामिल होने का ठोस संकेत भी दिया है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को आधुनिक युद्ध की सबसे घातक मशीनों में गिना जाता है। ब्राजील के आचार्य जोन्स मजेटी को अध्यात्म के क्षेत्र में काम करने के लिए भारत सरकार के प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वह भारत की वैदिक संस्कृति के साथ ही भगवद गीता का प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मन की बात कार्यक्रम में उनकी तारीफ कर चुके हैं। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर मेजेटी भारतीय अध्यात्म और दर्शन से इतने प्रभावित हैं कि विश्व में वेदांत और भगवद गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भारत आकर उन्होंने आचार्य दयानंद सरस्वती के आश्रम में वेदांत की शिक्षा प्राप्त की। भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर का सरल एवं प्रतीकात्मक लोगो 2 सैन्य कर्मियों लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरिंदर सिंह द्वारा डिजाइन किया गया था। इन लोगों ने देश के करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। भारतीय सेना की पत्रिका बातचीत के नवीनतम संस्करण के अपने विशेष अंक में दोनों सैन्य कर्मियों की तस्वीर लोगों के साथ साझा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में कहा है कि शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों ना हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। इसलिए उन्होंने तय कर लिया है कि उस कांटे को निकाल कर ही रहेंगे। उन्होंने बताया कि वह 2 दिन से गुजरात में है। वह जहां जहां वह गए वहां सिंदूरिया सागर और लहराता तिरंगा जन जन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम और देशभक्ति का ज्वार देखने को मिला। उन्होंने कहा कि यह दृश्य हिंदुस्तान के कोने कोने में हर हिंदुस्तानी दिल में है। उन्होंने बताया कि 6 मई की रात जो लोग मारे गए, पाकिस्तान में उन जनाजों को स्टेट ऑनर दिया गया। उनके ताबूतों पर पाकिस्तान के झंडे लगाए गए और वहां की सेना ने उनको सैल्यूट किया। यह सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान की सोची समझी युद्ध की रणनीति है और उसका जवाब भी उसे वैसा ही मिलेगा। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 97,310 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 85 रुपए 56 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 55 रुपए 1 पैसा। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त होते हैं। तो श्रोताओ, दर्पण हिंदी रेडियो सुन रहे हैं आप लोग FM 98.5 पर। आप लोग सुनते हैं हमारा कार्यक्रम हर रविवार सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक, 3 घंटे का सॉलिड मनोरंजन। और अब हम घुस चुके हैं दूसरे घंटे में और 2 घंटे तक आपका मनोरंजन हम लोग करने का प्रयास करेंगे। संजीव जी के समाचार इतने बुलंद आवाज़ में होते हैं कि जो श्रोता बिस्तर में अधनींद में होते होंगे वो उठ के खड़े हो जाते हैं कि भाई शर्मा जी आ गए हैं। नहीं, लेकिन हाँ, कोशिश करता हूँ कि जो कुछ भी हफ्ते भर इंटरेस्टिंग हुआ है उसको। आपके समाचार मैं भी सुन रहा था और आपकी जो ब्राज़ील वाली जो समाचार था वो मुझे कुछ ज़्यादा रोचक लगा कि अब हम लोग जो है वो पुरस्कार जो है बाहर के लोगों को भी देने लगे हैं। पहले तो भारत में ही बटा करते थे। तो दोस्तों लोगों को ही बंटते थे। हाँ, नहीं, ये बहुत अच्छा है। और देखिए, हम लोग गीता सवेरे से देखिए हम लोग गीता का 2-3 बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं और उस समाचार में भी गीता की बात थी कि वो वेदांत की शिक्षा जो है भारत से आके जो है वो लेके गए थे और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। तो आजकल इंजीनियर लोग काफ़ी धमाल मचा रहे हैं। और जैसा मैकेनिकल इंजीनियर है एंड ही वाज वर्किंग इन अ शेयर ट्रेडिंग टाइप प्रोफेशन में थे वो, लाइक यू नो। और देखिए उनको सुख गीता और वेदांत में मिल रहा है। यही है मेरे ख्याल से मनुष्य की यात्रा ऐसी ही है। हम बचपन से शुरू करते हैं, आगे जाके सोच विचार हमारी बदलती रहती है, ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं जी और अज्ञानता को हटाते रहते हैं। और तो आज का विचार जो है मैं इसी थीम पर लाया हूँ संजीव जी, यदि आपकी अनुमति हो तो श्रोताओं के साथ साझा करूँ। तो ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञानता नहीं है बल्कि ज्ञान का भ्रम है। यह है स्टीफन हॉकिंस का विचार और यह बताता है कि भ्रम व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान से दूर कर सकता है और उसे नई जानकारियों को स्वीकार करने में अक्षम बना सकता है। यदि हम यह स्वीकार करें कि हमें कुछ नहीं पता और सीखने की प्रक्रिया जारी रहे तो हम ज्ञान के भ्रम से बच सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें न बेहतर इंसान बनाएगा बल्कि समाज को भी प्रगति की ओर ले जाएगा। अतः हमें अपने ज्ञान का मूल्यांकन करते रहना चाहिए और नए विचारों के लिए हमेशा खुले रहना चाहिए। तो संजीव जी, जो ब्रॉड माइंडेडनेस जो बोलते हैं कि हाँ, हमेशा जो है कई बार क्या होते हैं कि हम लोग इतने रिजिड हो जाते हैं अपनी थिंकिंग में, इतने लंबा सारे द्वार बंद कर लेते हैं। हाँ, कि हाँ यह सोचते हैं हम कि यही सही है और उसी को सही मानते हैं, दूसरा तथ्य सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो ज्ञान की शुरुआत जो है वो जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कल्चर में डम्ब क्वेश्चन बोलते हैं। कई बार डम्ब क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको इंट्रिग करते हैं कि हाँ, इस विचार में सोचिए, भले ही बेवकूफ़ी का सवाल लगता है लेकिन ये आपको नई दिशा की ओर ले जा सकता है। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर कहने का आशय ये है कि हमको अपने को ओपन माइंडेड रखना चाहिए, हमेशा नए विचारों का स्वागत करना चाहिए, उनको ग्रहण और न ग्रहण करना यह हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है। तो चलिए, जैसा कि आज का कार्यक्रम है हमारा, तो हम लोग भजन से शुरू करेंगे जी। और
काफ़ी समय से संजीव जी श्रोता लोग कहते थे कि आप लोग कविताएं वगैरह नहीं सुनाते हैं, गाने बहुत सुनाते हैं। हालांकि गाने भी अच्छे होते हैं, लेकिन कविताओं की भी कुछ श्रोताओं की फरमाइश रहती है। तो आज हमने एक प्रयोग के तौर पर जो हमारा भजन का सेगमेंट होता है उसमें एक कविता ला रहे हैं, और ये कविता मुझको इतनी अच्छी लगी। ये चिराग जैन एक नए कवि हैं इन्होंने, तो ये भरत और कैकेयी संवाद पर है। तो इन्होंने ये कविता जो है वो सुनाई है, और इस कविता के अंत में जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, ये इतनी अच्छी कविता है कि उन्होंने उसकी प्रशंसा की है, और वो कवि हमारे ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़े हुए हैं। तो श्रोताओं से चाहूँगा कि आप इस कविता को ध्यान से सुने, और अंत में जो कमेंट्री है वो पहचानने की कोशिश करें कौन है, और वो फिर इसके बाद हम उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। बोले वशिष्ठ है व्यथित हृदय, राजा को भूषाई पाकर, दो कंधे तो बुलवा लाओ कैकेयी के नैहर से जाकर। दो कंधे तो बुलवा लाओ कैकेयी के नैहर से जाकर। उन दिनों भरत कुछ विचलित थे, आंखों को स्वप्न खड़ता था। कारण तो ज्ञात नहीं था, पर मन के भीतर कुछ गड़ता था। गहरे संबंधों में प्रतिपल एक तार जुड़ा ही रहता है। तन दूर रहे फिर भी मन से परिवार जुड़ा ही रहता है। तन दूर रहे फिर भी मन से परिवार जुड़ा ही रहता है। सपनों में अवध उमड़ आया, घिर गए भरत उच्चाटन में। संदेश पहुंचने से पहले आभास पहुंचता है मन में। संदेश पहुंचने से पहले आभास पहुंचता है मन में। अंतस में संशय का तांडव, देहरी पर दूत अयोध्या का। सूखे पत्ते सा कांप गया वह भावुक पूत अयोध्या का। सूखे पत्ते सा कांप गया वह भावुक पूत अयोध्या का। अनुमान किया कैकेयी सुत ने, संयोग नहीं यह साधारण। पहले तो पूछा कुशल क्षेम, फिर पूछा आने का कारण। यह दूत कर्म था कठिन बहुत। वो दूत लंका से नहीं आया था, अयोध्या का दूत था, संवेदनशील था। यह दूत कर्म था कठिन बहुत। भीतर का शोक छिपाना था, मातम को मंगल कहना था, स्वामी को झूठ बताना था। घर नगर चतुर्दिक मंगल है, यह बात अधर जब कहते थे। पिंडलियां कंपन करती थी, आंसू भीतर को बहते थे। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह। पिंडलियां कंपन करती थी, आंसू भीतर को बहते थे। हे राजकुंवर, गुरु आज्ञा से आया हूं तुम्हें बुलाने को। इसके अतिरिक्त नहीं कोई संदेश तुम्हें बतलाने को। चल दिए भरत रिपुदमन सहित, निर्बाध दौड़ता था स्यंदन। स्यंदन की गति से आशंका और आशा का जारी था रण। जब किया प्रवेश अयोध्या में, गलियों में सन्नाटा देखा। संशय का ज्वार उमड़ आया और धीरज ने भाटा देखा। जब हम ननिहाल गए थे तब ऐसा नगरी का रंग न था। भरत सोच रहे हैं, जब हम ननिहाल गए थे तब ऐसा नगरी का रंग न था। हर चौखट इतनी मौन न थी और आंगन इतना दंग न था। जिस ओर भरत का रथ देखा, मुंह फेर खड़े हो गए लोग। कैकेयी सुत ने मन में सोचा, मैं मानुष हूं या महारोग। कैकेयी सुत ने मन में सोचा, मैं मानुष हूं या महारोग। सबकी आंखों में तिरस्कार, कैसा अनभिज्ञ अभागा हूं। जो सावन का सोया सोया सीधा पतझड़ में जागा हूं। वाह, बढ़िया, वाह। ऐसा लगता था खड़ा हुआ है शीश झुकाए राजभवन। दृश्य देख पाए तो देखना। ऐसा लगता था खड़ा हुआ है शीश झुकाए राजभवन। कैकेयी सुत से आंखें करता था दाएं बाएं राजभवन। केवल एक सूरत ऐसी थी जिस पर कणभर अवसाद न था। वैधव्य समाया था तन पर, चेहरे पर तनिक विषाद न था। वसनों का रंग उदास हुआ, सुना था गात कलाई का। कुमकुम सिंदूर विलुप्त हुए, मुख पर था भाव ढिठाई का। पुलकित होकर बोली कैकेयी, अभिनंदन हो स्वीकार भरत। पहले पितु की अंत्येष्टि करो, फिर ग्रहण करो दरबार भरत। अरे वाह 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 वाह। पहले पितु की अंत्येष्टि करो, फिर ग्रहण करो दरबार भरत। मैं हुआ अनाथ, अयोध्या का सूरज यमपुर में डूब गया। ऐसे में मां का उत्स देखकर हृदय भरत का उब गया। ज्ञानी शब्दों से घटना का बस इंगित पाया करता है, भीतर का सच तो वक्ता का आचरण सुनाया करता है।
बहुत अच्छा चिराग, बहुत अच्छा, वाह ज्ञानी शब्दों से घटना का बस इंगित पाया करता है, भीतर का सच तो वक्ता का आचरण सुनाया करता है। आश्चर्य क्षुब्ध होकर टूटा, पीड़ा क्रोधित हो चीख पड़ी, माँ को हर्षित क्यों करती है रघुकुल की ऐसी शोक घड़ी। बोला माँ ओछा लगता है यह तेरा हर्ष प्रफुल्लित मन, तूने ही तो दे दिया नहीं इस महाशोक को आमंत्रण। क्या बात है, वाह चिराग, वाह तूने ही तो दे दिया नहीं इस महाशोक को आमंत्रण। उन्माद परे रखकर संभली, वात्सल्य ओढ़ने लगी त्रिया। उन्माद परे रखकर संभली, वात्सल्य ओढ़ने लगी त्रिया। सुत की आंखों में घृणा देख भौहें सिकोड़ने लगी त्रिया। तुझको भी मैं दोषी लगती, ऐसे क्या पाप किए मैंने, राजा पर थे 2 वर उधार, अवसर पर मांग लिए मैंने। राजा पर थे 2 वर उधार, अवसर पर मांग लिए मैंने। मेरा बेटा युवराज बने ये इच्छा तो अपराध नहीं, और राम नहीं बन जाते तो पूरी होती ये साध नहीं। ये सुनते ही थम गए भरत, जम गई शिरा, खुल गए अधर। लगता था नमक छिड़क डाला कैकई ने जलते घावों पर। हर रोम लपट बन दहता था, पर्वत सा टूटा था सिर पर। था क्रोध अधिक या पीर अधिक, ये निश्चय करना था दूभर। नथुने फूले, सांसें दहकी, पर्वत सा टूटा था सिर पर। भीतर जो लावा दहका था आ गया अचानक जिह्वा पर। और अगली पंक्तियां लिखते हुए मैंने जिंदगी में पहली बार पसीना महसूस किया, क्योंकि मां को गाली देनी थी और गाली देने वाले भरत थे। भीतर जो लावा दहका था आ गया अचानक जिह्वा पर। पापिन तूने इन कुलघाती हाथों से क्यों पाला मुझको, जिस दिन जन्मा था उस दिन ही क्यों मार नहीं डाला मुझको। क्या बात है, वाह 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 चिराग जियो, वाह। जिस दिन जन्मा था उस दिन ही क्यों मार नहीं डाला मुझको। दर्पण तोड़ा है उत्सव का, ममता छलली पापिन तूने। चरणामृत में विष घोला है निज जिह्वा से नागिन तूने। वाह वाह, चरणामृत में विष घोला है निज जिह्वा से नागिन तूने। देना होगा उत्तर इसका युग युग तक स्वयं विधाता को, क्यों बंध्या नहीं बना डाला ऐसी हत्यारिन माता को। वाह। पति को खाकर आनंदित है, घृणा देखिए भरत की। पति को खाकर आनंदित है, रत्ती भर पश्चाताप नहीं। रघुवंश मुकुट मनहीन किया, इससे बढ़कर कुछ पाप नहीं। चाहता हूं उसका वध कर दूं जिसने ये अत्याचार किया। और अगली पंक्ति में अगर भरत और राम साकार हो जाए तो मुझे आशीष दीजिएगा। चाहता हूं उसका वध कर दूं जिसने ये अत्याचार किया, पर राम त्याग देंगे मुझको अगर मैंने तुझको मार दिया। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह बहुत अच्छा, वाह। चाहता हूं उसका वध कर दूं जिसने ये अत्याचार किया, पर राम त्याग देंगे मुझको यदि मैंने तुझको मार दिया। एक क्षण आंखें नम होती थी, एक क्षण भ्रिकुटी चढ़ जाती थी। अभिव्यक्त भरत का मन करते भाषा थोड़ी पड़ जाती थी। चल दिए भरत इतना कहकर, इस द्वार ना आऊंगा अब मैं। अपराधिन सुन, तेरा ये मुख फिर देख ना पाऊंगा अब मैं। यहां तक आपके मन में कैकेयी के प्रति घृणा रही होगी, और अगली पंक्ति में मैं इस घृणा को करुणा में बदल दूं तो मुझे आशीष देकर विदा कीजिएगा। अपराधिन सुन, तेरा ये मुख फिर देख ना पाऊंगा अब मैं। संतति के सुख की चाहत में नभधरा एक कर जाती है, पर बेटा अपमानित कर दे माता उस क्षण मर जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। पर बेटा अपमानित कर दे माता उस क्षण मर जाती है। सांसों के चलने पर करती संदेह रह गई कैकेयी। जब भरत देहरी लांग चले तब देह रह गई कैकेयी। जब भरत देहरी लांग चले तब देह रह गई कैकेयी। भर गया कंठ तक ग्लानि बोध, चलती सांसें दुख देती थी। रोते रोते अपने केशों को मुट्ठी में भर लेती थी। होकर व्यथित हथेली से मुख स्वयं ढांपने लगती है।
उसका दुख वर्णन करने में लेखनी कांपने लगती है। इस कविता के लिए खड़े हो जाइए आप। ये चिराग ने अद्भुत कविता लिखी है। बैठिए बैठिए। राम कथा हमने सैकड़ों बार सुनी, नहीं हजारों बार सुनी, नहीं लाखों बार सुनी, और लगता है कि इतनी तरह से ये कथा बखानी जा चुकी है कि अब उसमें कोई आयाम बचा नहीं है। लेकिन ये सिरफिरा कभी फिर सिरे जोड़ देता है। सिरफिरेपन में फिर सिरापन आ जाता है। किसी भी कथा में जब फिर से सिरा ढूंढ ले कभी, तो वो कभी बड़ा हो जाता है। मैं चिराग आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं इस कविता के लिए, जिसमें आपने पुराण में प्राण भरे हैं और आज के कवि सम्मेलन को बहुत आगे और बहुत ऊंचा उठा दिया। तो आशा करते हैं श्रोताओं को यह कविता जो भरत कैकेयी संवाद है पसंद आया होगा। जी। मुझे इसमें संजीव जी एक मैं जिसको सुन रहा था तो जी। इसमें एक पंक्ति इन्होंने की है कि भीतर का सच तो वक्ता का आचरण सुनाया करता है। नहीं, पहले था ज्ञानी शब्दों से घटना का इंगित पाया करता है, भीतर का सच तो वक्ता का आचरण सुनाया करता है। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी लैंग्वेज जो हम सुनते हैं कई बार, जी, जो इंटेंशन होती है वो उसकी अपोजिट होती है। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है, ज्ञानी जन कहते हैं कि कभी किसी को सुनो तो उसकी आवाज़ के साथ साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी सुनना चाहिए। और हमारे कई गाने भी इस पे बने हैं कि लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। जी। जैसा हमने इस कविता के आरंभ में बताया था कि इसमें एंड में जो कमेंट्री दी है तो वो आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं ने आवाज़ वो पहचान ली होगी। वो हमारे विश्व प्रसिद्ध कवि अशोक चक्रधर जी की है। और उनका और कितना प्यारा कमेंट दिया, इतना कमेंट के वो सिरे से सिरफिरा, और मतलब शब्दों का जो तोड़ मरोड़ है वो मैंने उनसे अच्छे मतलब किसी इतना अच्छा और ऑन द स्पॉट वो कर लेते हैं। संजीव जी, मुझे तो सौभाग्य मिला है एक बार उनका कार्यक्रम का मंच संचालन करने का। अरे वाह, वह मेरे लिए बहुत विशेष अनुभूति है। और हम लोगों का सिडनी वासियों का सौभाग्य है कि वो सिडनी में आते रहते हैं क्योंकि उनके पुत्र यहाँ पे रहते हैं। तो अभी पिछले दिनों आए थे, बट इस बार मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन सोशल मीडिया पे मैंने देखा उन्होंने यहाँ पे सिडनी में थे कुछ दिन। तो चलिए, हमारा भजन वाला सेगमेंट पूरा हुआ और जैसा कि हमने श्रोताओं से वादा किया था कि अब जो आज जो है हम मन हर उदास पे कार्यक्रम कर रहे हैं। और तो एक बहुत ही सुप्रसिद्ध गाने से कार्यक्रम की आरंभ करते हैं, जिसने नई परिभाषा ILU की दी थी। उन दिनों तो बिल्कुल इस शब्द को इतना प्रयोग किया जाता था। फिल्म सौदागर का गाना था कि आई लव यू को जो है इलू इलू करके। और यह सौदागर पिक्चर अपने आप में विशेष थी क्योंकि इसमें दिलीप कुमार और राजकुमार ने साथ काम किया था। और सिर्फ 2 ही पिक्चरें हैं, इसके अलावा शायद एक पैगाम पिक्चर थी। उसके बाद लड़ाई हो गई थी दोनों में। अच्छा। राजकुमार तो काफ़ी ईगोइस्ट थे तो कि वे दोबारा साथ काम नहीं करेंगे। फिर सुभाष घई दोनों को साथ लेके आए और उन्होंने रिसेंटली कुछ इंटरव्यूज़ में मैंने सुना था, उन्होंने बताया कि दोनों से साथ काम कराना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। दोनों को अलग अलग करके मक्खन मालिश करनी पड़ती थी, तब जाके दोनों जो थे साथ में आ पाते थे। तो चलिए उसी पिक्चर का एक प्रसिद्ध गाना श्रोताओं को सुनवाते हैं मनहर की आवाज़ में।
ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू। जब बाग में कोई फूल खिला तो भंवरे ने कहा इलू 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 इलू। पर्वत पे छाई काली घटा तो बोली हवा इलू 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 इलू। जब कोई अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा प्यारा लगता है, तो दिल करता है इलू 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 इलू। ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू। इलू का मतलब I tell you, I tell you। इलू का मतलब I love you, I love you, I love you, hey, I love you, hey, I love you, hey, I love you। इलू इलू। जब मीठे बोल कोई बोले, मिस्री की मीठी गलियों से, जब मस्त बहारों का मौसम गुजरेगा की गलियों से, जब मिट्टी से आए खुशबू, तो दिल करता है इलू 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 इलू। इलू का मतलब I tell you, I love you, I love you, दादू I love you। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया, घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया, वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर
मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो संजीव जी, ये सुपर हिट पिक्चर 1991 की जी, और इसमें मनीषा कोइराला ने अपना डेब्यू किया था, पहली जी पिक्चर थी और आगे चल के वो बहुत ही प्रसिद्ध सिने तारिका बनी और मेरे ख्याल से वेटरन एक्ट्रेस अपना पूरा मुकाम उन्होंने हासिल किया। बट इस पिक्चर के जो हीरो थे विवेक मुशरान, जिन्होंने पिक्चर देखी होगी पता होगा। कुछ सुनते हैं शायद इलाहाबाद से बिलोंग करते थे। नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है हिमाचल प्रदेश से थे। सुभाष घई का मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश से कुछ कनेक्शन है, तो वहाँ पे कहीं शायद इनको उन्होंने पिक किया था उनको और उसके बाद पिक्चर में ब्रेक दिया और इतनी बड़ी पिक्चर में ब्रेक दिया उन्होंने और बिल्कुल हीरो बन गए। और जो आप अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि वो पीआर की जो करते हैं कि किसी को सेलिब्रिटी बनाना है और किस लेवल का बनाना है, तो उस संदर्भ में जब मैं इनको विवेक मुशरान को देखता हूं तो अच्छा गुड लुकिंग एक्टर था, अच्छी एक्टिंग भी करते थे, बाद में और पिक्चरों में भी काम किया, लेकिन कुछ वो बहुत ज़्यादा आगे बात बढ़ नहीं पाई। तो इस बारे में आपका? हाँ, मैं बस यही मुझे लगता है कि उपाध्याय जी, जैसा मैं कह रहा था कि एक एक्टर की रेंज होती है और मैं जैसे आपको कंपेयर करता हूँ इनको अमिताभ बच्चन जी के साथ, तो अमिताभ के आप रोमांटिक रोल देख लीजिए, कभी कभी लाइक इट वाज अल्टीमेट रोमांटिक सीन्स उसमें थे। आप कॉमेडी देख लीजिए, उसमें मेरे को एग्जांपल याद आता है अमर अकबर एंथनी का। श्रोताओं को वो सीन याद होगा जहाँ ये पिट के आते हैं और शीशे के ऊपर दवाई लगाते हैं और बैंडेड चिपकाते हैं, तो विच वाज अ वेरी लाइक लोगों ने बहुत पसंद किया था, बट इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सीन। आप कोई और एक्टर को इमेजिन करो कि वो कर रहा हो और मुझे नहीं लगता कि वो किसी को हंसा पाएगा। फिर एंग्री यंग मैन, उनका आप दीवार देख लो, त्रिशूल देख लो, वो एक अलग वो था। और बाकी नेगेटिव रोल्स भी किए हैं। नेगेटिव रोल भी, कौन सी एक बैंक डकैती की कोई पिक्चर थी जिसमें इतनी अच्छी वो बांध के रखने वाली, उसमें नेगेटिव रोल था, और भी किए हैं उन्होंने। हाँ, तो हर तरीके का। तो ये मुझे लगता है एक कलाकार की सक्सेस जो है उसके पीछे जो मेरा फीलिंग है कि ये जो रेंज है, वाई अमिताभ इज अमिताभ बच्चन इज बिकॉज इतना जो ह्यूज रेंज वो लेके चले और प्लस आवाज उनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट। लेकिन पुराने दौर के जैसे, मतलब आप जो बता रहे हैं मैं उसका सारांश ये समझ रहा हूँ कि कोई भी एक टाइप कास्ट नहीं होना चाहिए, रेंज होनी चाहिए जो आपने बताया, जो मुझे लगता है उस लेवल पे पहुंचने के लिए। लेकिन अब जैसे पुराने जैसे देवानंद हैं, उनको एक हमने रोमांटिक रेंज में ही देखा और अपने जमाने के जो है वो टॉप क्लास स्टार थे और उनको हमेशा जो है वो सूट में और उस तरीके से ही देखा जाता था। कभी देवानंद को आप हल चलाते हुए नहीं देखेंगे कि किसी खेत में। और जो मारपीट भी बड़ी उनकी हल्की फुल्की सी मारपीट होती थी। और अगर उसका अपोजिट देखें तो बलराज साहनी पर आइए। बलराज साहनी की क्या रेंज रही है, जो आप रेंज अमिताभ बच्चन की बात कर रही हैं वो उस दौर में बलराज साहनी ने कवर की थी। लेकिन आज के दौर में जो पहुंचे हुए कलाकार तो देवानंद माने जाते हैं, शायद बलराज साहनी का उतना प्रसिद्धि या वो नहीं है। तो ये एक अलग है, दर्शक लोग क्या चीज़ पसंद करते हैं, कई बार ये भी अपने आप में एक बड़ी जटिलता इसमें होती है, बहुत सारे वेरिएबल्स इसमें होते हैं। तो नहीं, चलिए, और हमारे श्रोताओं ने फरमाइश भेजी है संजीव जी। हमारे एक श्रोता हैं पैट वाराणसी, आपने लोगों ने उनको हमारे साथ कार्यक्रम में भी सुना होगा और उन्होंने एक गीत की फरमाइश भेजी है, फिल्म अभिमान का, जी, लूटे कोई मन का नगर। जी, अमिताभ बच्चन की ही पिक्चर आ गई, आप उन्हीं की बात कर रहे थे। चलिए सुनते हैं। और मैं जो उपाध्याय जी आपसे कह रहा था कि इतने फेमस गाने हैं, मैं गारंटी करता हूँ कि शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये मनहर उदास का गाया हुआ होगा।
सपनों में कभी ऐसा कहीं होता है, ये तो बड़ा धोखा है। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर। नजर पड़े तो बहिया दूं मरोड़। यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर। नजर पड़े तो बहिया दूं मरोड़। जाने दो जैसे तुम प्यारे हो, वो भी मुझे प्यारा है, जीने का सहारा है। देखो जी तुम्हारी यही बत्तियां मुझको है तड़पाती, लूटे कोई मन का नगर, हो, लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। रोग मेरे जी का, मेरे दिल का चैन, सावला सा मुखड़ा उस पे कारे ने। रोग मेरे जी का, मेरे दिल का चैन, सावला सा मुखड़ा उस पे कारे ने। ऐसे को रोके अब कौन भला, दिल से जो प्यारी है सजनी हमारी है। कहाँ करूं मैं बिन उसके रह भी नहीं पाती, लुटे कोई मन का नगर, लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी साथी। साथी। तो पता जी कितना पॉपुलर सॉन्ग था, मुझे तो नहीं पता था कि ये मनहर ने गाया है। एक्चुअली संजीव जी, श्रोताओं की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि संजीव जी ने ही प्रपोज किया था पिछले हफ्ते कि हम लोग मनहर उदास पे कार्यक्रम करते हैं, और मुझको थोड़ा शोध का काम दिया था कि इनके कौन कौन से गाने हैं। तो मैं आपका धन्यवाद संजीव जी देना चाहूँगा ऑन एयर कि मुझे खुद ऐसे कई गाने पता चले जो कि बहुत अच्छे गाने हैं जी। वो मेरे कलेक्शन में भी नहीं थे और मुझे पता भी नहीं थे कि ये गाने जो है वो मनहर उदास ने गाए हैं। तो इनको एक ट्रूली जो अनसंग हीरो जो कहा जाता है उसकी उपाधि। और आप अभिमान जैसी जिस पिक्चर का गाना अभी हमने पैट वाराणसी जी की फरमाइश पे सुना, तो इतनी अच्छी पिक्चर थी ये। और उस जमाने में जो अमिताभ बच्चन की रेंज की बात कर रहे थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन की जब बात करते हैं तो हम लोग एंग्री दीवार और शोले और वही याद आती हैं हमको। लेकिन इसमें उन्होंने एक पति पत्नी हस्बैंड वाइफ की टीम ने काम भी किया था। जया बहादुरी ही इसकी अभिनेत्री थी। लेकिन वो जो उसकी जो संबंधों की जो संवेदनशीलता है और उसमें ईगो कैसा रोल प्ले करती है, और जब आपको नेम एंड फेम मिलती है तो कैसे कैसे पति पत्नी में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, उसको इतना सजीवता से जो है वो उस सिनेमा में दिखाया गया है। मेरे ख्याल से यंग कपल से मुझे लगता है यही मतलब जो रियल फिल्म मेकिंग यही होती है कि आप मतलब जीवन की जो कैरेक्टर्स हैं उनको आप परफेक्ट वे में, अब शायद वो स्टोरी टेलिंग थोड़ी धूमिल हो गई है। अब आजकल के डायरेक्टर्स वो लोकेशंस और म्यूजिक और चमक दमक और फ्लैशी कार और
वो सब करके 3 घंटा निकाल देते हैं। हाँ, एक्चुअली अब इसको संजीव जी क्या होता है कि एक ही लीक पे आप हमेशा, जैसे हम शुरू में वो जो हमने आज का विचार किया था कि ज्ञान हमेशा ओपन होना चाहिए, प्रयोग भी होते रहना आवश्यक है। अब आप याद करो कि बचपन में हम लोग दादी नानी से जो कहानियां सुना करते थे, वो सब कहानियों की एक ही थीम होती थी कि अच्छे रहो, अच्छे लोगों का हमेशा अच्छा होता है। लेकिन जब बड़े हुए और जीवन की कड़वाहट देखी तो पता चला कि यह शाश्वत सत्य नहीं कई बार इसका उल्टा भी होता है। तो चलिए थोड़ी जियोपॉलिटिक्स की भी बात करते हैं। तो पिछले दिनों ट्रम्प बाबू तो काफी न्यूज में थे, भारत का सीज फायर कराया उन्होंने या नहीं कराया, इस पर जो है आज भी जो है एक चर्चा होती रहती है कि किस तरीके से किया। लेकिन वो थोड़े काफी फेम के शौकीन आदमी लगते हैं, ट्वीट करने में जो है वो मेरे ख्याल से देर नहीं करते हैं, मौका लगा बोले फौरन ट्वीट कर दो। तो बट एलन मस्क को उन्होंने जो था वो अपने साथ गवर्नमेंट में अपॉइंट किया था। जैसा कि आप श्रोताओं को पता भी होगा कि सरकार में जो इनएफिशिएंसीज होती हैं और सरकार का जो है वो इनकम रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है, उस विभाग के लिए, उस कार्य के लिए उन्होंने उनको किया था। लेकिन दुखद ये रहा कि अभी 3-4 दिन पहले समाचार आया कि उन्होंने, मस्क ने जो है वो वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया और कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। और इसके लिए उन्होंने वहाँ के रेड टेप और ब्यूरोक्रेसी को जो है वो कहा है कि मैंने इनके साथ बहुत काम करने की कोशिश की, लेकिन इनके साथ मैं सफल नहीं हो पाया और ये भगवान भरोसे ही हैं। तो हम तो सोचते थे कि जब भारत में रहते थे कि अमेरिका इतना अच्छा है, वहाँ पे परफेक्ट है, हर चीज अपने हिसाब से होती है। लेकिन जब ये समाचार सुनते हैं तो फिर वो दूसरी पिक्चर दिखाई देती है, फिर लगता है कि ये भी लगता है हिंदुस्तान से बहुत अलग नहीं है। तो आप बता रहे थे कि कुछ वहाँ पे क्या एफिशिएंसीज इतनी हैं कि वो नहीं, अभी बीच में यही एलन मस्क ने ही निकाला था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब जिंदा भी नहीं थे और उनके नाम का मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर का चेक जा रहे थे, वो कौन ले रहा था। तो वहाँ पे मतलब करप्शन भी एक तरीके से कोई कम नहीं है। बट वही था कि चूंकि वो प्रोग्रेसिव कंट्री था, यू नो, तो काफ़ी चीज़ें ढक जाती हैं। तो बिल्कुल, एक्चुअली उस मामले में मैं ईमानदारी से बताऊं संजीव, मैं ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी अच्छी नज़र से देखता हूं। बिल्कुल, अगर जैसे भारत और अमेरिका दोनों अगर एक्सट्रीम पर अगर हम दो माने, इंडिया में भी करप्शन है और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा। बहुत से लोग जो भ्रष्टाचार के समर्थक होते हैं कहते हैं नहीं यहाँ भी है, और कई बार यहाँ पे तो ह्यूमन नेचर है, यू कांट वीड इट आउट कंप्लीटली। लेकिन मैं तो इसको जो है वो भ्रष्टाचार है या नहीं की बजाय मैं देखता हूँ कि 0 to 10 के स्केल पे आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं भ्रष्टाचार शून्य हो या सारा पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो कोई 9 पे होता है, कोई 2 पे होता है। कहने को भ्रष्टाचार दोनों जगह है, लेकिन डिग्री का फर्क है, डिग्री का। और जो एक कॉमन आदमी है उसको उसकी लाइफ में कितना वो अफेक्ट करता है। तो उसके लिए चलिए ये तो एक अलग चर्चा है। तो ट्रम्प और एलन मस्क का जो है वो अब अलग हो गया है। एलन मस्क ने कहा है कि अब मैं अपने बिजनेस पर फोकस करूंगा क्योंकि उनकी टेस्ला कंपनी 40% ऑलरेडी डूब चुकी है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने प्राथमिकताओं को दोबारा से जो है असेस किया है। तो चलिए मनहर उदास जी का कार्यक्रम बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं और उनका एक और गाना जो है वही कि बहुत फेमस गाना, और शायद ही कोई लोग सोचे होंगे कि ये मनहर जी का अगर यदि अनुमति हो तो इस गाने के बारे में थोड़ा सा बता दूं श्रोताओं को। तो ये गाना हम जो सुना रहे हैं ये फिल्म है आप तो ऐसे ना थे। ये 1980 की पिक्चर थी और इसमें राज बब्बर, दीपक पाराशर और रंजीता इन लोगों ने काम किया था। और ये जो गाना है जो हम सुना रहे हैं, ये गाना जो है वो 3 लोगों ने गाया है अलग अलग सोलो फॉर्म में पिक्चर में। रफ़ी ने ये गाना गाया है। एक्चुअली मेरे पास जो था वो रफ़ी वाला ही वर्जन मेरे कलेक्शन में था। जब आपने बताया तो मैंने देखा कि इसका एक मनहर वाला भी वर्जन है और उसके अलावा जो है हेमलता ने भी इसको गाने को गाया है। तो ये इतना जो गीतकार और संगीतकार की जोड़ी थी, उनको इस गाने में शायद कुछ ऐसा दिखा होगा कि ये बहुत हिट हो सकता है, तो उसके 3 वर्जन सुनाए हैं। तो चूंकि आज हम मनहर का कार्यक्रम कर रहे हैं तो मनहर वाला वर्जन सुनाते हैं जो कि राज बब्बर पर पिक्चराइज किया गया था। तो श्रोताओं को सुनवाते हैं। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है,
जगह ठिकाने से, कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। हर एक शय मोहब्बत के नूर से रोशन। हर एक शय मोहब्बत के नूर से रोशन। ये रोशनी जो न हो जिंदगी अधूरी है। रहे वफा में कोई हम सफर जरूरी है। ये रास्ता कहीं तन्हा कटे तो मुश्किल है। जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तो उपाध्याय जी, बहुत ही खूबसूरत गीत था। तो चलिए हमारे एक स्पॉन्सर का संदेश सुन लेते हैं। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। हमारे स्पॉन्सर्स का धन्यवाद हमको करते रहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से यह कार्यक्रम श्रोताओं तक पहुंच पाता है। यदि उनका सहयोग न हो तो आज हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें और संभव न हो सकेगा। बिल्कुल। यहाँ श्रोताओं के लिए मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो हमारी दर्पण की टीम है, हम सारे लोग वॉलंटियर्स हैं जी। हम लोगों में कोई भी इसको पेड नहीं है। हाँ। और हम लोग जो है वो बल्कि अपना समय और जो भी है रिसोर्सेज खर्च करके हैं वो करके हम इस कार्यक्रम को करते हैं और हमको अच्छा लगता है। और उसका एकमात्र कारण हमको वो श्रोताओं से जो प्यार मिलता है, जो उनसे प्रोत्साहन मिलता है, तो लगता है कि हमारा यह प्रयास जो है सार्थक है और यही हमारे ध्येय है। और आपके फीडबैक की हम लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर बताते रहिए आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है। कुछ और आपको फरमाइश हो, जैसे हमारे पैट साहब ने बताई थी तो हमने सुनवाई, आपकी और कोई फरमाइश हो। एक मोहिनी जी ने अभी फरमाइश की है कि चिट्ठी आई है, तो उसमें हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि वह गाना जो है वो मनहर जी के भाई पंकज जी ने गाया है, जो बहुत फेमस थे। और हाँ, तो यदि समय हुआ तो चूंकि आज का कार्यक्रम हमारा समर्पित मनहर जी को है, तो लेकिन यदि समय हुआ तो वह गाना भी सुना है, क्योंकि वह भी एक बिल्कुल प्रसिद्ध गाना है। बिल्कुल NRIs के लिए तो विशेष रूप से प्रसिद्ध हो जाता है। तो
थोड़ी सी पैसे की बात कर लें। बिल्कुल। पैसे के लिए मैं दो लाया हूँ। एक तो ऑस्ट्रेलिया में सुपर टैक्स है, उसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन भारत में जो स्टॉक मार्केट में जो निवेश करते हैं जी, जिन लोगों ने डिफेंस सेक्टर में संजीव जी इन्वेस्ट किया था, उनकी पिछले 2-3 हफ्तों में चांदी हो गई है। वाह। और उसका कारण जो है वो रहा है सिंदूर ऑपरेशन की सफलता। जी। क्योंकि इसमें एक तो जो चाइनीज़ जो सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स थे पाकिस्तान के पास, वो तो पाकिस्तान ने अब स्वीकार भी कर लिया है कि उनके एयर बेसिस वगैरह को डैमेज कर दिया। तो उससे चाइना के स्टॉक मार्केट्स गिरे क्योंकि उनके इक्विपमेंट्स को लगा कि तुम्हारे काम नहीं करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जिनको भारतीय डिफेंस सेक्टर, जिसको कि किसी जमाने में जुगाड़ कहा जाता था संजीव जी, कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग एक समय ऐसा था कि बंदूक की गोलियां तक जो है वो हम इंपोर्ट किया करते थे, बाकी इक्विपमेंट तो। बट आज की तारीख में हम तोप और जबकि कितनी हम लोग के यहाँ जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अंग्रेजों के ज़माने से जबलपुर में, कानपुर में, मतलब देवर लाइक सो मेनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। और बट उनको आगे नहीं बढ़ाया गया कि हाँ इनको जो टेक्नोलॉजी होती है वो एक वो 12 बोर का वो लाल रंग का कारतूस जो बड़ा सा होता था वही बनता हुआ। वो तो फिर बाद में जुगाड़ टेक्नोलॉजी से लोग घर में ही भर लेते थे उसको। हाँ, वो चला हुआ कारतूस हमने देखा है। मैं गांव में मैं कभी कभी जाता था तो उसमें बारूद उल्टा करके भर के साइकिल के छर्रे डाल के उसमें चला दिया। तो ऐसी जुगाड़, ये हमारा विकास की गाथा है हमारे यहाँ डिफेंस इक्विपमेंट्स की। बट अब पिछले दिनों जो है स्टॉक्स जो हैं काफ़ी आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हुआ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज हैं, इनके स्टॉक्स ने काफ़ी किया क्योंकि भारत के इक्विपमेंट्स जो है इनकी डिमांड विश्व में बढ़ रही है। और चाहे वो एयर इक्विपमेंट्स हो, चाहे आर्टिलरी हो, सबकी डिमांड बढ़ रही है। नहीं, और जो कमाल की बात हुई, जो आकाश तीर सिस्टम है वो पूरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने पूरा स्वदेशी उससे बनाया है। और उस समय जब प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे तो कई लोग को लग रहा था कि क्या, क्योंकि आपको याद होगा कि जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने जीपीएस डेटा देने से मना कर दिया था। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे बड़े सैनिक उस युद्ध में हताहत हुए थे। और रीज़न था कि चूंकि ऑल्टो वो हमारे पास प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स थी, बट कोऑर्डिनेट्स अगर नहीं मिले तो वो यूजलेस थी। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, आपने बिल्कुल जो कहते हैं ना कि वो कील के बिल्कुल सिर पे वार किया है जी। क्योंकि ये जो नासा ने जो पिछले दिनों इतना काम किया, जो प्रिसीजन सैटेलाइट्स हैं, अब आप सोचिए कि जो सिंदूर ऑपरेशन था वो 22 मिनट में कितने 9 टारगेट जो भी थे 22 मिनट के अंदर प्रिसीजन, मतलब ऐसा प्रिसीजन कि मतलब 2 बिल्डिंग के बीच की जो बिल्डिंग है सिर्फ उसी को उड़ाना है। और वो संभव होता है जब ऑनलाइन आपका सैटेलाइट से भी बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन हो और बिल्कुल गाइडेड मिसाइल। तो जो इनका नाविक सिस्टम है, तो अब उपाध्याय जी इंडिया में जितने भी जीपी जो भी अब मैप्स और वो सब नाविक का ही डेटा यूज करते हैं। और वो हिंदुस्तान का अपना है तो उनको किसी से डेटा मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन कई बार सारी खबरें भी आती हैं कि कोई कार चलाता हुआ बेचारा पुल पे गया और पुल आगे बना नहीं। हाँ, बट नहीं, बट उसमें ना नाविक की गलती नहीं है, क्योंकि नाविक तो एक खाली एक आपको वो दे रहा है, वो तो जो उसके ऊपर जो मैप सुपर इम्पोज किया हुआ है, दैट इज द। ये जो हम कर रहे हैं कमर्शियल नेविगेशन है बेसिकली। और जो मिलिट्री जो होता है वो प्रिसीजन होता है, वो मीटर्स में चलता है कि हाँ इतने मीटर पे और मिसाइल को गाइड करता है। तो डिफेंस सेक्टर ये अच्छा है, भारत की रेवेन्यू के लिए अच्छा है क्योंकि और छोटे देश जो हैं भारत से इक्विपमेंट खरीदेंगे तो इनका जो थर्ड इकोनॉमी बनाने का जो सपना है वो हो सकता है जल्दी साकार हो जाए। क्योंकि ये एक ऑपरेशन सिंदूर का जो पॉजिटिव आउटकम मैं जो देखता हूँ वो ये है। और उपाध्याय जी, जितने लोग भी चाइना से त्रस्त थे वो सबको लगा कि अरे वाह ये ब्रह्मोस ही है जो तोड़ है, तो सब सुन रहे हैं कि उन लोगों ने सबने खरीदने की जो है गुहार लगाई। दूसरा एक जो अच्छा लगा, एक थोड़ा एक राष्ट्रभक्ति की जो भावना मुझको दिखाई दी कि
टर्की के सारे लोगों ने, जैसे ही पता लगा टर्की ने इतना ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया था जी। और दुखद ये रहा कि मतलब अभी पिछले दिनों भूकंप आया था तो भारत ने तुरंत सहायता उनको भेजी थी, अब बढ़ चढ़ के उनको सहाय, और मतलब फिर भी वो हमारे दुश्मन के साथ रहे। तो ये मेरे ख्याल से एक आम भारतीय को काफ़ी जो था वो लगा जी। हाँ हर्ट किया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, और उसका तुरंत जवाब मिला क्योंकि काफ़ी टूरिज्म जो है वो टर्की के लिए जाता है, उसको कैंसिल किया। अभी अपरेंटली सुना है कि इंडिगो और टर्किश एयरलाइन का कोई एग्रीमेंट था, वो भी ग्राउंड cancel कर सर्विसेज का दिया। कुछ था, वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल किया है, हो गया तो है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक आम जन और सरकार अगर मिलके इस तरीके का करें तो देशों को भी संदेश जाता है कि भारत भाई इतना बड़ा मार्केट है, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है, तो हर कोई अपनी प्रोडक्ट यहाँ बेचना चाहता है। तो अगर ऐसा संदेश अगर जाएगा तो और देशों को भारत के विरुद्ध जाने में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई हाँ हम कर रहे हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए जस्ट एक संक्षिप्त रूप से ये वाटर ट्रीटी भी भारत ने जो है वो पाकिस्तान के साथ अब ब्रेक कर दी है, और जहाँ तक एक इंजीनियर होने के नाते मैं ये बता सकता हूँ कि इसका प्रभाव जो है वो पिछले दिनों जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं उनसे ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है, आप ये सोचिए कि सिंधु नदी का 80% पानी संजीव जी पाकिस्तान में जाता था और 20% इंडिया को मिलता था, और चूंकि उसका ओरिजिन इंडिया में है तो कंट्रोल इन्हीं के पास है, तो वो उसको रोक दिया है। तो अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो पानी की समस्या हो सकती है, जिससे फसलों में पीने का पानी और मतलब फ्रेश वाटर की उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ये मेरे ख्याल से आने वाले समय में बिना कोई भी बंदूक की गोली चलाए पाकिस्तान को नेगोशिएशन टेबल पे शायद लाने में मदद करेगा। मुझको इसमें यही सकारात्मकता दिखती है। तो चलिए हमारा मूल थीम की ओर आते हैं, और मनहर जी के बारे में संजीव जी एक बहुत ही सुंदर ऑडियो फीचर लाए हैं जो कि उनके जीवन के बारे में और उन्होंने कौन कौन से गाने गाए हैं, क्या क्या विशेषताएं रही हैं, उसके बारे में श्रोताओं को जानकारी देंगे। चलिए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। हिंदी फिल्मों में कई ऐसे सिंगर रहे जिन्होंने फिल्मों में अपनी रूहानी आवाज से एक से बढ़कर एक गीत दिए, लेकिन लोगों ने इन गीतों को तो पसंद किया पर उनके सिंगर को वो मुकाम और पहचान नहीं दी जिसके वो हकदार थे। उन्हीं में से एक रहे महान सिंगर मनहर उदास। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कौन थे मनहर उदास और कैसे ये एक मैकेनिकल इंजीनियर से सिंगर बने। मनहर उदास का जन्म 13 मई 1943 को गुजरात के राजकोट में हुआ था। इनके पिता का नाम केशु भाई उदास और मां का नाम जीतू बेन उदास था। बेहद संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने वाले मनहर के पिता राजस्व विभाग में थे और साथ ही एक कुशल वीणा वादक भी थे। अपने माता पिता की 3 संतानों में मनहर सबसे बड़े हैं। इनके सबसे छोटे भाई पंकज उदास सिंगिंग की दुनिया के बड़े नाम रहे, जबकि इनके दूसरे भाई निर्मल उदास भी एक मशहूर गजल गायक रहे। मनहर उदास को बचपन से संगीत से लगाव था। ये सहगल साहब के बहुत बड़े फैन थे और उन्हीं के गीत सुना करते थे। मनहर अपने स्कूल और कॉलेज के कल्चरल फंक्शंस में भी हिस्सा लिया करते और बतौर सिंगर इन्होंने यूथ फेस्टिवल में अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट भी किया और प्राइज भी जीता। लेकिन प्रोफेशनल सिंगिंग की कभी ट्रेनिंग नहीं ली, क्योंकि अब तक कभी नहीं लगा था कि जिंदगी इन्हें म्यूजिक प्रोफेशन की तरफ ले जाएगी। मैंने तन मन तेरे नाम किया, तूने मुझको। खैर, अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद ये राजकोट में ही एक फैक्ट्री में जॉब करने लगे, लेकिन संगीत के कार्यक्रमों में हिस्सा लेना जारी रखा। इसके बाद ये साल 1960 में नौकरी की तलाश में मुंबई आ गए। यहाँ पर इनके एक रिश्तेदार थे जो उन दिनों एक गुजराती फिल्म बना रहे थे। उन्होंने इनके संगीत के प्रति लगाव को देखकर एक दिन मशहूर संगीतकार कल्याण जी आनंद जी से मिलवा दिया। फिर तो ये अक्सर उस संगीतकार जोड़ी से मिलने लगे और उनके घर और स्टूडियो जाकर संगीत की बारीकियां भी सीखने लगे। धीरे धीरे मनहर कल्याण जी आनंद जी के स्टूडियो में कोरस टीम का हिस्सा बन गए। कभी कभी कोई नई धुन बनती तो उसे चेक करने के लिए इनसे गवाकर भी देख लिया जाता।
ऐसे ही साल 1969 में आई फिल्म राजा साहब के एक गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी, जिसके संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी ही थे। एक दिन पहले उस संगीतकार जोड़ी ने मनहर से कहा कि देख लो, कल राजा साहब फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग होनी है, जिसके लिए रफी साहब स्टूडियो आएंगे। अगर तुम भी उस कोरस टीम में शामिल होना चाहो तो समय से आ जाना। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना। रफी साहब से मिलना उन दिनों किसी भी उभरते हुए सिंगर के लिए मानो खुदा से मिलने के बराबर होता था। तो मनहर मौके का फायदा उठाते हुए अगले दिन समय पर स्टूडियो पहुंच गए। रफी साहब पहुंचे तो इन्होंने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और थोड़ी देर बाद फिर गाने की शुरुआत हुई तो ये रफी साहब के ठीक पीछे कोरस की लाइन गाने लगे। तभी अचानक रफी साहब कल्याण जी के पास पहुंचे और उनके कानों में कुछ कहा। इसके ठीक बाद कल्याण जी ने कोरस टीम से इन्हें हटा दिया। फना के बाद भी मुझको सतारा। इन्होंने समझा कि मेरी आवाज शायद रफी साहब को बुरी लगी, इसलिए मुझे हटा दिया गया। इसके बाद ये वहीं बैठकर रिकॉर्डिंग खत्म होने का इंतजार करने लगे। रिकॉर्डिंग समाप्त हुई तो रफी साहब को छोड़ने कल्याण जी आनंद जी बाहर तक गए और वापस लौटे तो देखा कि मनहर बेहद उदास बैठे हुए हैं। निशान कब्र का मेरी मिटारा। कल्याण जी ने कहा कि अरे तुम इतने उदास क्यों हो, तुम्हारे लिए तो एक खुशखबरी है। मनहर ने आश्चर्य से पूछा कि ऐसा क्या है। इसके बाद जो जवाब मिला उसने मानो इनकी किस्मत बदल कर रख दी। खाली हाथ में क्या आता, इसलिए देर से आया हूँ झुमके कंग। कल्याण जी ने कहा कि पता है, तुम्हें रफी साहब ने इसलिए कोरस टीम से हटाया था क्योंकि उन्हें तुम्हारी आवाज बेहद पसंद आई। इसलिए उन्होंने कहा कि इससे कोरस मत गवाओ, बल्कि इसे एक पूरा अंतरा गाने को दो और फिल्म में उसे शामिल भी करो। ये बात सुनकर मानो मनहर की खुशी का ठिकाना न रहा और ये कल्याण जी आनंद जी के सीने से लग गए। इसके बाद रफी साहब के कारण राजा साहब फिल्म के इस गाने में एक अंतरा मनहर को भी दिया गया और इन्होंने उस अंतरे को बखूबी गाया भी। अब बात करते हैं कि इन्हें कैसे मुकेश जी के कारण अपनी जिंदगी का पहला सोलो सॉन्ग मिला। साल 1969 में ही आई फिल्म विश्वास के गानों की रिकॉर्डिंग चल रही थी और इसके म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी ही थे। फिल्म के सारे गीत रिकॉर्ड हो चुके थे, केवल एक गाना बचा था और इसी बीच मुकेश जी कहीं बाहर चले गए। तब इस संगीतकार जोड़ी ने फैसला किया कि अभी इस गीत को मनहर की आवाज में रिकॉर्ड कर लेते हैं और जब मुकेश जी वापस आएंगे तब उनकी आवाज में डब कर लेंगे। आपसे हमको बिछड़े हुए। इसके बाद मनहर से कल्याण जी ने कहा कि तुम्हारी आवाज की टेस्टिंग के लिए एक गाना रिकॉर्ड करना है और सुमन कल्याणपुर के साथ वो गाना रिकॉर्ड कर लिया गया। जब मुकेश मुंबई वापस लौटे तो उनको कहा गया कि अब वो इस गीत को रिकॉर्ड करा दें, लेकिन जब मुकेश ने ये गीत सुना तो बोले कि इस गीत में क्या कमी है। इस सॉन्ग में मनहर ने तो इसे बहुत ही अच्छा गाया है, उस बेचारे को हटाकर भला मुझसे क्यों गवाना चाहते हो। मुकेश की ये बात सभी को हैरान करने वाली थी और कोई होता तो ऐसा कभी नहीं कहता। इससे मुकेश जी की दरिया दिली का भी पता चलता है। इसके बाद मनहर की आवाज में ही ये गीत फिल्म में शामिल किया गया और 3 महीने बाद जब साल 1969 में ही ये फिल्म आई तब जाकर मनहर को पता चला कि इनके गाए हुए इस गीत को फिल्म में ले लिया गया है। आपसे हमको बिछड़े हुए जितेंद्र पर फिल्माया गया ये गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ, लेकिन अफसोस कि कई लोग इसे आज भी मुकेश की आवाज ही समझते हैं। आपसे मिलके इन आँखों में कितने। पहला गाना हिट होने के बाद मनहर का हौसला बढ़ा और फिर इन्होंने कई क्लासिकल गुरुओं से ट्रेनिंग लेनी शुरू की, जिसमें फैयाज अहमद खान भी शामिल रहे। इसके बाद इन्होंने हैदराबाद के एक मौलवी साहब से उर्दू भी सीखी। पहला मशहूर गाना गाने के बाद भी मनहर का संघर्ष जारी रहा और इसके बाद इन्हें दूसरी बार फिल्म गोमती के किनारे में गाने का मौका मिला, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और म्यूजिक डायरेक्टर थे R.D. बर्मन। ख्वाब की तस्वीर आंखें लब खनकते जा। फिल्म
के संगीतकार आर.डी. बर्मन को इनकी आवाज पसंद आई और उन्होंने अपने पिता एस.डी. बर्मन से मिलवाया। साल 1973 में आई फिल्म अभिमान में इनसे एक गाना गवाने को सजेस्ट भी किया, जिसके बाद इनका ऑडिशन लिया गया। इसके लिए एस.डी. बर्मन ने मनहर को अपने घर बुलाया। मनहर उदास के लिए ये एक बड़ा मौका था जिसे ये चूकना नहीं चाहते थे, लेकिन टेस्ट में क्या सुनाया जाए इसको लेकर ये रात भर सोचते रहे। आखिरकार एस.डी. बर्मन साहब के घर पहुंचकर मनहर ने उन्हें एक नेपाली लोकगीत सुनाया, जिसे बर्मन ने अपने टेप में रिकॉर्ड भी किया। एस.डी. बर्मन को भी मनहर की आवाज पसंद आई और फिल्म अभिमान के एकमात्र बचे गाने में मनहर को मौका दे दिया गया, जिसे इन्होंने लता मंगेशकर के साथ मिलकर गाया। देखो जी तुम्हारी यही बत्तियां मुझको है तड़पाती, लूटे कोई मन। इसी गाने के बाद इन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग पहचानने लगे। इसके बाद आई साल 1980 की फिल्म आप तो ऐसे न थे, जिसमें इन्होंने निदा फाजली के लिखे गीत को गाया। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में इन्होंने इस गीत को इतने बेहतरीन तरीके से गाया कि आज भी 4 दशक बीत जाने के बाद भी इस गीत को श्रोताओं द्वारा सुना जाता है। जहाँ भी जाओ ये लगता है तेरी महक। इसी साल आई फिल्म कुर्बानी में विनोद खन्ना पर फिल्माए एक गीत को भी अपनी आवाज से इन्होंने सजाया, जो कि उन दिनों श्रोताओं के बीच बहुत पसंद किया गया। हम तुम्हें चाहते हैं से मरने वाला कोई। साल 1983 में आई फिल्म हीरो से एक्टर जैकी श्रॉफ ने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया और मनहर फिल्म के गीतों में इनकी आवाज बने। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो। इसी फिल्म के बाद साल 1985 में आई फिल्म मेरा जवाब में भी ये एक बार फिर जैकी श्रॉफ की आवाज बने। मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि जितना वो नहीं। इसके अगले साल 1986 में आई फिल्म जाबाज में भी इन्होंने एक बेहतरीन गीत गाया और ये गीत उन दिनों काफी पॉपुलर हुआ। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार से। इसी साल इन्होंने 2 और हिट फिल्मों के गीतों को भी आवाज दी। ये फिल्में रहीं कर्मा और नाम। तू कल बिछड़ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तो मुझको। 80 के दशक में मनहर जैकी श्रॉफ की आवाज ऐसे बने कि बैक टू बैक इन्होंने राम अवतार, त्रिदेव, राम लखन जैसी कई फिल्मों के गीतों के लिए इन्हें अपनी आवाज दी। तेरा प्यार है एक सोने का पिंजरा ओ शहजादी। इन फिल्मों के कारण इन्हें 80 के दशक में वॉइस ऑफ जैकी श्रॉफ भी कहा जाने लगा। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो। इसके बाद इन्होंने 90s के दौर में भी फिल्म सौदागर, सड़क, लुटेरे, खलनायक, प्रेम दीवाने, जान और त्रिमूर्ति जैसी बेहतरीन फिल्मों में गीत गाए। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। जिसमें साल 1997 में आई फिल्म जान के गाने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रहे और श्रोताओं के बीच पॉपुलर हुए। मेरे सीने में तेरा दिल धड़के, तेरे सीने में मेरा दिल। बात करें इनकी आखिरी हिंदी फिल्म की तो साल 1998 में आई फिल्म त्रिमूर्ति में इन्होंने आखिरी बार जैकी श्रॉफ के लिए गाना गाया। चोरी चोरी चुपके कहाँ भाग रहे हो तुम चुपके। अब बात करते हैं इनसे जुड़ी उस घटना की जब फिरोज खान ने खुद पर फिल्माए जाने वाले एक गीत में मनहर की आवाज लेने से मना कर दिया था। दरअसल फिल्म कुर्बानी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर फिरोज खान और इस फिल्म में इनके अलावा दूसरे बड़े एक्टर विनोद खन्ना थे। फिरोज खान पर फिल्म जान वाले एक गाने में कल्याण जी आनंद जी मनहर की आवाज लेना चाहते थे, लेकिन इन्हें नया समझकर फिरोज खान ने मना कर दिया। तब ये गाना विनोद खन्ना पर फिल्माया गया और बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। हम तुम्हें चाहते हैं से मरने वाला कोई। इस गाने के हिट होने के बाद फिरोज खान इनकी आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अगली फिल्म जाबाज में इनसे अपने लिए एक गीत गवाया। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार।
अब बात करते हैं उस गलत फैसले की जिसके कारण इनका करियर बर्बाद हो गया और ये धीरे धीरे गुमनाम होते चले गए। ये बात तब की है जब मनहर अपनी बेहतरीन आवाज की वजह से लोगों के बीच काफी मशहूर हो गए थे और इनका फिल्मी करियर ऊंचाइयों पर था। इसी दौरान फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने राइटर पंडित के राजदान ने कुछ साईं भजन लिखे थे और उन्होंने मनहर से कहा कि अगर आप इन्हें गाएं तो अच्छा रहेगा। इसके बाद मनहर की आवाज में रिकॉर्ड हुए इस एल्बम को साईं अर्पण नाम दिया गया। जग का रिश्ता कच्चा धागा साईं का रिश्ता। ये एल्बम लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय रहा और इसके बाद मनहर ने एक के बाद एक 30 से ज्यादा भजनों के एल्बम रिकॉर्ड किए और भजन गायकी में काफी कामयाब होने लगे। कई जन्म से बुला रहा है कोई। इन्हीं एल्बम की वजह से इनके ऊपर भजन गायक का ठप्पा लग गया और इनसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने दूरी बना ली और धीरे धीरे इन्हें हिंदी फिल्मों के गाने मिलने बंद हो गए। मखमली आवाज और इतने मशहूर गीत गाने के बाद भी मनहर को ज्यादा शोहरत और गाने इसलिए भी नहीं मिले क्योंकि एक तो ये सीधे सच्चे इंसान थे और साथ ही ये ज्यादा अपनी मार्केटिंग पर ध्यान नहीं देते थे। ये ना ही किसी लॉबी का हिस्सा बने और ना ही किसी गाने को पाने के लिए ज्यादा मशक्कत की। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे। इसके अलावा ये ज्यादातर भजन, गजल, कैसेट और दुनिया भर में होने वाले शोज में बिजी रहते थे। फिल्मों में गाने को लेकर ये बहुत ज्यादा बेचैन भी नहीं रहे, इसलिए इन्होंने फिल्मों में ज्यादा गाने नहीं गाए। जितना भी गाया वो बेमिसाल और यादगार रहा। भजनों के अलावा मनहर गुजराती फिल्मों के भी एक बड़े गायक रहे। इन्होंने गुजराती गजलों के 34 एल्बम रिकॉर्ड किए और ये आज भी दुनिया भर में गुजराती गजलों के शो करते हैं। अंत जरूर के बाट निरखती रूप निरानी जोई रखती। अगर बात करें दूसरी भाषाओं की तो मनहर ने पंजाबी, गुजराती, असमी, उड़िया और अन्य कई भाषाओं में गाने गाए। बेहद विनम्र और सरल स्वभाव वाले ये इंडस्ट्री की चकाचौंध से हमेशा दूर रहते। ये हमेशा एक साधारण इंसान की तरह पेश आते और मिलने वालों को भरपूर प्यार और सम्मान देते। अपने अब तक के करियर में इन्होंने 450 से ज्यादा हिंदी फिल्मों के गीतों को अपनी आवाज दी है। इनकी गायकी में अलग ही अपनापन झलकता है। मनहर आजकल मुंबई में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और इनकी दोनों बेटियां शादी के बाद अमेरिका में बस गई हैं। दोनों पेशे से टीचर हैं और दोनों की एक ही घर में शादी हुई है। मनहर आज भी संगीत से जुड़े हुए हैं और मां सरस्वती की साधना में ही अपने जीवन को समर्पित कर रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वक्त में इनकी जादुई आवाज में हमें और खूबसूरत गाने सुनने को मिलेंगे। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit? Formation of association, company or trust? Cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तो श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर फोर्ब्स अकाउंटिंग का संदेश। तो उपाध्याय जी, जो आखिरी में ऑडियो फीचर में कहा कि ये बहुत ही सरल और मतलब हर एक से अच्छी तरह, तो आपसे जो इनकी मुलाकात सिडनी में हुई थी उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, एक्चुअली वह भी एक संयोग ही मैं कहूँगा। ये मेरे ख्याल से 12-14 वर्ष पहले की बात है और स्ट्रेथफील्ड में एक साईं मंदिर होता था। जी है तो हाँ, जैसा इन्होंने बताया अभी फीचर में कि साईं भजन और गाते हैं, उनकी तरफ समर्पित हैं। तो वहाँ मैं एक बार गया था, तो शाम को बहुत मतलब नॉर्मल भीड़ थी, तो नॉर्मल पूजा आरती हो रही थी। तो तभी मुझे किसी ने बगल में आके मुझको कोहनी लगा के बताया कि आप जिनकी बगल में खड़े हैं उन्हें आप पहचानते हैं। तो मतलब मैंने कहा नहीं, क्योंकि मनहर उदास का ऐसा कोई फोटो वगैरह भी नहीं देखा। तो उन्होंने बताया कि ये मनहर उदास हैं।
तो मेरी एकदम आंखें फैल गई। मैंने कहा ओ। तो फिर उसके बाद जब हम लोग प्रसाद वगैरह ग्रहण कर रहे थे तो फिर मैंने उनसे बातचीत की और तो वो सिडनी आए हुए थे, मेरे ख्याल से किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम से आए थे, कोई उनका शो वगैरह यहाँ पे नहीं था। लेकिन इतना मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो श्वेता जया जी ने अपने कार्यक्रम में बताया कि बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनके अंदर किसी भी तरीके का जो सेलिब्रिटी ईगो जो होता है, बड़े आराम से बात कर रहे थे, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह। और ज़मीन पर बैठ के प्रसाद, महाप्रसाद हम लोगों ने ग्रहण किया। तो निश्चय ही एक महान, और उसका कारण ये है कि वो भी एक इंजीनियर हैं। इंजीनियर्स डाउन टू अर्थ होते हैं और हमारा व्यू वाइज हो सकता है क्योंकि मैं और संजीव जी दोनों इंजीनियर हैं। लेकिन एक चीज़ की मैं कल्पना कर सकता हूँ संजीव जी, क्योंकि हम लोग भी जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो जो लड़के विशेषकर जो अच्छा गाते थे, जब वो स्टेज पर करते थे तो वो अपने आप में एक उसको हम फिर वो टॉपर लड़के से ज़्यादा ऊपर देखते थे, क्योंकि लड़कियां उसके ऊपर अधिक ध्यान देती थी कि ये बहुत अच्छा गाता है। तो मनहर उदास ने वो समय भी अपना एंजॉय किया होगा। और तो नहीं, बिल्कुल इनका जो योगदान है भारतीय सिनेमा में, इतने अच्छे अच्छे गाने उन्होंने। तो पांडे जी, आप कुछ सुपर टैक्स की बात कर रहे थे। बिल्कुल, संगीत से एकदम पैसे के ऊपर और क्या। या थोड़ी देर बात करें, एक सुंदर सा गाना सुन। एक गाना है एक्चुअली इसमें मेरे को एक इनका गाना तो बहुत ही मतलब काफी पुरानी पिक्चर है और मेरा बहुत फेवरेट था, मैं वो बजाने वाला हूँ, पूरब पश्चिम का गाना। बिल्कुल बिल्कुल। ढोली ढोल बजाना, ताल से ताल मिलाना, ढोली ढोला ढोली ढोला ढोली ढोल बजाना, ताला तैया तक तक तैया, ताल से ताल मिलाना। मौसम का मुसाफिर खड़ा रस्ते में, ला 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 ला। ओ मौसम का मुसाफिर खड़ा रस्ते में, उसके हाथों सब कुछ लुटा बस्ते में, छोटी सी उमरिया है, लंबी सी डगरिया रे, जीवन है परछाई रे।
पूर्व पश्चिम का ये संजीव जी आपका मनपसंद गाना। बिल्कुल बढ़िया और था। ये गाना जो है वो जैसा श्रोताओं ने देखा होगा कि इसमें लता मंगेशकर के अलावा जो है 2 मेल वॉइस हैं जी। एक महेंद्र कपूर की थी और दूसरी जो थी वो आपकी मनहर उदास की थी। तो बड़ा अपने दौर का हिट गाना था। हम लोग जब स्कूल में थे तो खूब रेडियो पे सुना करते थे इसको। और आपके तो एक मनोज कुमार के लिए महेंद्र कपूर साहब ने गाया था और विनोद खन्ना के लिए मनहर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो और आपके इसके जो गीतकार थे वो क्या संतोष आनंद जी ने गा रहे उस जमाने में। एक्चुअली वो एक 70 के शुरू का दशक था, शोर पिक्चर और ये पूरब और पश्चिम। तो मनोज कुमार ने उनको ढूंढा था और उनके गाने इन्होंने लिखे थे। ये उनका ही लिखा, उन्हीं की खोज है, उन्हीं का लिखा हुआ गाना। बहुत सुंदर सुंदर गाने लिखे हैं। चलिए सर, बात आपने सुपर टैक्स की शुरू की थी जी। तो पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में लेबर सरकार ने अपना बिल्कुल बुलंद तरीके से अपना इलेक्शन जीता और सरकार बना ली है। और उसके बाद ही अब बात मुखर हो गई है कि सुपर पर टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। और जो एक आम आदमी को लगता है कि जो सुपर बैलेंसेस 3 मिलियन से ऊपर के हैं उन पर टैक्स लगेगा। तो उस बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा जो कि मैंने पिछले दिनों करी, जो कि कुछ लोगों की गलत फहमियों को दूर करेगी। तो होता क्या है कि पहले एक बात बोल दें भाई, ये जनरल डिस्कशन है तो कोई इसको हाँ अपने ऊपर जो हमने बिल्कुल इसको कोई एडवाइस के रूप में ना लें। हम जो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं वो जो हमारे स्तर पे हमारी भावना से सही है। हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं, तो वो डिस्क्लेमर जो है वो आवश्यक है क्योंकि बात पैसे की है। तो जो 3 मिलियन से ऊपर के जो अकाउंट हैं उन पर जो है वो टैक्स लगेगा। तो पहली गलतफहमी लोगों को ये है कि जैसे 3 मिलियन से ऊपर का है तो उस पर सीधा फ्लैट टैक्स लगा देंगे, ऐसा नहीं है जी। उसमें टैक्स जो लगेगा जो एनुअल अर्निंग होती है उस पर नॉर्मली 15 टैक्स हर एक को देना पड़ता है। 15% टैक्स हर एक को ही देता है। जो 3 मिलियन से ऊपर होंगे उनके ऊपर एक्स्ट्रा 15 होगा, यानी 30% टैक्स जो है उनकी अर्निंग पर होगा। तो जैसे 3 मिलियन का था, उन्होंने 10% अर्न किया तो 3 लाख की बेसिकली अर्निंग हुई तो 3 लाख पे 3% बेसिकली 30,000 का टैक्स जो है या 3,000 जो भी बनेगा उतना टैक्स आपको देना होगा। तो पहली चीज़ ये है कि सिर्फ अर्निंग पर टैक्स है और इस एक्स्ट्रा टैक्स के लिए सिर्फ जो है आपके 3 मिलियन से ऊपर के अकाउंट जो होते हैं। सुपर में भी संजीव जी 2 तरीके के अकाउंट होते हैं जी। एक होता है एक्यूमुलेशन अकाउंट और एक होता है जिसको पेंशन अकाउंट कह सकते हैं। तो ये जो टैक्स है सिर्फ एक्यूमुलेशन अकाउंट पर है। अच्छा। एक्यूमुलेशन अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जो लोग नौकरी कर रहे हैं, मतलब जिनका बढ़ रहा है सुपर उनका डिपॉजिट हो रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से, तो उसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं। और एक बार जब 60 साल के आप हो जाते हैं और अगर आप काम करना मतलब रिटायर अपने को अगर कर लेते हैं तो आप एक्यूमुलेशन को पेंशन में मूव कर सकते हैं। ओके। और वो करके फिर आप इस टैक्स से बच सकते हैं क्योंकि इसके लिए जो है जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर वो टैक्स लगना है। तो ये एक पहली मतलब तो अगर किसी को बचाना तो टैक्स अवॉइडेंस के बहुत ही लेजिटिमेट तरीके हैं कि अगर आप रिटायर्ड एज में हैं तो एक्यूमुलेशन अकाउंट को मूव करते हैं तो आप इस टैक्स से बच जाएंगे। दूसरी चीज़ एक ये है कि ये इस अकाउंट से करीबन 80,000 ऑस्ट्रेलियंस जो हैं अफेक्टेड हैं। ऑस्ट्रेलिया में 80,000 लोग ऐसे हैं जिनका बैलेंस 3 मिलियन से ऊपर है। एक आम धारणा के अनुरूप में बताऊं कि 3 मिलियन का सुपर जो है काफ़ी बड़ा संजीव जी होता है। बहुत बड़ा है जी। सामान्यतः यहाँ पर माना जाता है कि अगर रिटायरमेंट पे आपकी करीबन $75,000 साल की अगर आपके पास पेंशन स्ट्रीम है या जो भी है, अगर इतना आपके पास अगर आता है तो आप एक बहुत ही अच्छा जीवन जो है जीवन यापन कर सकते हैं। और उसके लिए करीबन 1 मिलियन 1.5 मिलियन काफ़ी होता है, 3 मिलियन ज़्यादा हो जाता है जी। सुपर की जो इतिहास है वो ये है कि करीबन अर्ली 90s में शुरू किया गया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पेंशन दी जाती थी कि भाई गवर्नमेंट का बर्डन कम हो जाए तो लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए और सुपर लिया जाए। और उसमें ओबियसली टैक्स कंसेशन दिए गए ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से होती रहे और ताकि रिटायरमेंट पे उनको इतना धन मिले कि वो उससे खर्चा चला सकें। लेकिन कुछ जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने उसका अतिरिक्त लाभ लिया जो टैक्स कंसेशंस मिलते हैं और उस चक्कर में आपके ग्रो कर गए। तो 17 लोग
ऐसे हैं संजीव जी जिनका 100 मिलियन से ऊपर का सुपर है। सुपर? जी हाँ, 100 मिलियन से ऊपर का सुपर है। और एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है जिसका 400 मिलियन है सुपर में। तो यह दर्शाता है कि एक अच्छे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव का कुछ रईस लोगों ने मिसयूज भी किया है। बट उपाध्याय जी, अच्छा, पर पता नहीं कैसे हो सकता है, कुछ जनरली देयर इज अ लिमिट ना कि आप 25,000 ही डाल सकते हो या क्या है? नहीं, अगर कोई 12% एम्प्लॉयर का वो तो जाना ही है। अच्छा। अगर आपकी कोई कंपनी, नहीं, आपका अपना कंट्रीब्यूशन भी कैन नॉट बी मोर देन 25,000 अब या ये अभी लाए होंगे। हाँ, नहीं, लेकिन जैसे कि किसी की फर्ज करिए कोई कंपनी है आपकी, अच्छा 12% में इतना पैसा क्या होगा? अपनी कंपनी है, आपने अपने को 1 मिलियन सैलरी दी और 1,20,000 आप सबमिट किए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि नियमों को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर कुछ किया गया है। तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि इसमें नियमों में मैं इस टैक्स के बहुत खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि अगर रिच के ऊपर 3 मिलियन वालों को टैक्स देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनकी थाली से रोटी नहीं छीन रहा है कोई। तो इसमें कुछ नियम ऐसे बनाने चाहिए कि इस तरीके से जो है वो जो टैक्स के जो कंसेशन गवर्नमेंट सुपर को देती है उसका दुरुपयोग ना हो। तो ये मेरी जो है वो अपनी धारणा है। तो इस टैक्स से वही मैंने बताया कि सिर्फ 80% 80,000 लोग ऐसे हैं। तो हमारे श्रोताओं में हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिस रेंज में आते हों जी। तो उनके लिए तरीके हैं जैसे मैंने बताए, तो अपना सुपर जो है वो मूव कर सकते हैं। और अगर देना पड़ रहा है तो फिर मेरे ख्याल से देने में बुराई नहीं होनी चाहिए। ये भी एक सरकार के सिस्टम का हम हिस्सा है। इतनी सारी सुविधाओं का हम प्रयोग करते हैं। सरकार कोई पैसे बनाती तो है नहीं, वो हमें से लेके हमको सुविधाएं देती है। तो ये तो थी बात सुपर टैक्स की। अगर आपका कोई प्रश्न या कोई शंका हो तो हमारे श्रोता लोग हमको लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा उसका उत्तर देने का यदि मुझे आता होगा। और एक सुंदर सा गाना फिरोज खान की पिक्चर जाबाज एक थी और उसका मनहर जी ने एक गाना गाया था। इस गाने के एक्चुअली इस पिक्चर के बारे में एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी कि इसमें श्रीदेवी के ऊपर पिक्चराइज है ये गाना। तो जब श्रीदेवी उस जमाने में बड़ी अपनी सुपर हिट मतलब काफ़ी हाई पेड एक्ट्रेस हुआ करती थी जी, तो उनका रोल जो था वो छोटा था। इसकी मेन एक्ट्रेस जो थी वो डिम्पल कपाड़िया थी। तो उनको एक गाने के लिए और बहुत छोटे रोल के लिए किया था। तो श्रीदेवी ने जो था वो मना कर दिया, क्योंकि उस जमाने में आइटम सॉन्ग का जो था वो इतना प्रचलन नहीं था। तो उन्होंने कहा कि इतने छोटे रोल के लिए मैं नहीं करूँगी। तो जब फिरोज़ खान को ये बात पता चली तो बताते हैं फिरोज़ खान ने उस एक दिन उनको फ़ोन लगाया और उनसे आधा घंटा तमिल में बात की। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि फिरोज खान को तमिल आती है या उन्होंने सीखी। और उससे श्रीदेवी इतनी प्रभावित हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपकी पिक्चर में काम करती हूँ। और उनका ये गाना जो था वो बिल्कुल बिल्कुल सिग्नेचर सॉन्ग बन गया था। उस जमाने में टीवी वगैरह पे हम लोग देखा करते थे। और ये गाना भी इतना सुंदर है, सुनते हैं तो बिल्कुल लगता है आंख बंद करके, इतनी सुंदर धुन बनाई है इसकी। तो चलिए श्रोताओं को वो गाना सुनाते हैं।
जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, प्यार जिंदगी में। जुल्फों के नर्म अंधेरे हैं, जिस्मों के गर्म उजाले हैं। जुल्फों के नर्म अंधेरे हैं, जिस्मों के गर्म उजाले हैं। जीते जी हमको प्यार मिला, हम दोनों किस्मत वाले हैं, हम दोनों किस्मत वाले हैं। नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, प्यार जिंदगी में। खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, प्यार जिंदगी में, प्यार जिंदगी में। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। तो श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो उपाध्याय जी, ये जो गीत जाबाज फिल्म का था, तो आपने बताया कंचन जी ने गाया था। हाँ, इसमें मनहर उदास और कंचन की आवाज़ थी। और मैंने एक पैटर्न नोट किया है कि फिरोज खान और के साथ उन्होंने काफ़ी गाने की पिक्चरों के लिए काफ़ी गाने गाए हैं। तो जो कनेक्शन मेरे हिसाब से है कि कल्याण जी आनंद जी के छोटे भाई थे बाबला, और जो सारा उनका जो रिदम वाला जो था, दैट वाज ऑल, ही वाज नोन एज द रिदम किंग, एंड कंचन वाज बाबला's वाइफ। और उनका एक बहुत ही फेमस उनका एल्बम भी आया था, चटनी म्यूजिक। ये जो कैरेबियन नेशंस हैं, वेस्ट इंडीज, वहाँ पे चटनी म्यूजिक बहुत फेमस है, और वो एक पूरा रिदम बेस्ड होता है। तो उसी चटनी म्यूजिक पे बेस्ड एक गाना आया था, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, जो बहुत ही हिट हुआ था उस जमाने में। अपने दौर में हम लोगों ने खूब सुना था। जी। मतलब और वो दौर ऐसा था कि जब पिक्चरों के गाने ही हिट हुआ करते थे, लेकिन वो शायद पहला गाना ऐसा था जो बिना पिक्चर का होते हुए रेडियो में बजता था, तो बड़ा अजीब सा लगता था जी। और वो कंचन ने गाया था। तो मे बी दैट वाज द कनेक्शन। तो बड़ी सुंदर जानकारी संजीव जी आपने दी। पता नहीं कहीं से याद आ गई उपाध्याय जी। तो चलिए एक और खूबसूरत सा गीत सुनवा देते हैं, जरा आप गीत के बारे में बताएं लोगों को, विश्वास फिल्म के। हाँ, जैसा कि ये विश्वास पिक्चर का गाना है, और जब हमने ऑडियो फीचर सुना था तो उसमें विश्वास पिक्चर में जितेंद्र ने काम किया था, और उसके सारे गाने जो हैं मुकेश ने गाए थे। तो उसका एक गाना ऐसा हुआ कि उसकी रिकॉर्डिंग जब होनी थी तो मुकेश कहीं ओवरसीज चले गए थे, बट चूँकि पिक्चर की शूटिंग होनी थी तो फिर उस गाने को मनहर उदास से गवा लिया गया
और पिक्चर की शूटिंग कर ली गई। और जब मुकेश लौट के आए तो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार मुकेश से कहा गया कि ये गाना जो है आप गाइए, अभी जो है वो ये गाना है, इसको इस धुन पे आपको डब करना है जी। तो बताया जाता है कि मुकेश ने जब गाना सुना तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा इसने गाया है और ये नया कलाकार तो है। ये भी उनकी ग्रेटनेस थी। बिल्कुल बिल्कुल ये हाँ, नहीं वरना तो बहुत सी कहानियां हैं जब जो एस्टैब्लिश सिंगर्स हैं उन्होंने किसी नए को घुसने बिल्कुल नहीं नए ने गाना गाया, उनको लगा कि ये गाना हिट हो जाएगा, तो जिसको आर्म ट्विस्टिंग बोलते हैं कि हाँ भाई ये गाना तुम हमको दो और हमसे तुम इतने गाने गवाते हो और इस तरीके से। तो ये अच्छे और बुरे दोनों लोग रहे हैं, लेकिन रफ़ी और मुकेश के बारे में तो मैंने आज तक कोई इनके बारे में कोई नेगेटिव रिमार्क आज तक सुना ही नहीं है, हमेशा। क्योंकि एक प्रोग्राम में मैं सुन रहा था, एक म्यूजिक डायरेक्टर है आनंद राज आनंद, तो उनका कोई प्रोग्राम आ रहा था तो किसी ने उनसे पूछा कि आप ये जो नए कलाकार या नए म्यूजिक डायरेक्टर आने चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह है, तो उन्होंने ये कहा कि जब तक तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ना हो कि जो वहाँ ऊपर बैठा हुआ है तुम उसको हिला के हटा सको, तब तक मत आओ। मतलब यू नो दैट शोज कि हाउ टफ बिल्कुल बिल्कुल कंपटीशन इज। हाँ, कंपटीशन तो है और जो पैसा है वहाँ पे तो हर कोई जो अपनी पोजीशन बना लेता है फिर उसको खोना नहीं चाहता। तो और जैसे रफ़ी की भी ग्रेटनेस ऑडियो फीचर के अंदर बताई गई थी कि कोरस के लिए इनको बुलाया गया और उन्होंने उनको कान में बोल के इसको हटवा दिया। उसको लगा कि पता नहीं क्या हमारा इतना ख़राब है, बट उन्होंने बताया कि नहीं इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इसको पूरा गाना आप दीजिए। तो वो रफ़ी की ग्रेटनेस थी और इसका मुकेश का था। और वाकई में ये गाना अब हमारे जब श्रोता सुनेंगे, बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि ये मुकेश ने गाया, क्योंकि उनसे गवाया यही गया था कि ये गाना आप टेम्परेरी गा रहे हैं, आपको क्रेडिट नहीं है, मुकेश गाएंगे। तो एक सिंगर के अंदर एक कला होती है कि अच्छा जब उसको पता होता है कि किसके ऊपर फिल्मांकन इसका होगा, कौन इसका ओरिजिनल, तो उन्होंने मुकेश की आवाज़ में ही मिला के गाया था, वही पिच और वही लगती। तो बहुत सारे श्रोता मतलब लिसनर्स जो है वो यही समझते हैं कि गाना मुकेश ने गाया, बट है ये वास्तव में। चलिए सुनते हैं। आपसे हमको बिछड़े हुए, आपसे हमको बिछड़े हुए, एक जमाना बीत गया, अपना मुकद्दर बिगड़े हुए, अपना मुकद्दर बिगड़े हुए, एक जमाना बीत गया, आपसे हमको बिछड़े हुए, एक जमाना बीत गया। आपसे मिलके इन आँखों में कितने ख्वाब सजाए थे, जिस गुलशन में हमने मिलके गीत वफा के गाए थे, उस गुलशन को उजड़े हुए, उस गुलशन को उजड़े हुए, एक जमाना बीत गया, अपना मुकद्दर बिगड़े हुए, अपना मुकद्दर बिगड़े हुए, एक जमाना बीत गया।
अपना मुकद्दर बिगड़े हुए, अपना मुकद्दर बिगड़े हुए, एक जमाना बीत गया। श्रोता मेरे ख्याल से हम लोग को मत से सहमत होंगे कि ये बिल्कुल आवाज़ जो है धोखा देने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश की आवाज़ ही लगती है। हालांकि हमने और भी मनहर उदास के गाने सुने, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा आवाज़ जो थी वो मुकेश से मिल रही थी। और दूसरी जो आवाज़ थी वो भी हम श्रोताओं को बता दें कि वो सुमन कल्याणपुर की थी, और उनकी आवाज़ भी अक्सर लता मंगेशकर से मिलती हुई मानी जाती थी जी। तो यह विश्वास पिक्चर अपने आप में एक मील का पत्थर मनहर उदास के कैरियर में थी। तो चलिए एक थोड़ा सा कुछ दोहे कुछ सुनाता हूँ, बिल्कुल समकालीन जिनको बोलते हैं जी। तो एक हमारे नियमित श्रोता है, हमारे स्टूडियो में एक्चुअली लेखक कवि हैं, वो ओम वर्मा जी स्टूडियो में आ चुके हैं। मैंने और शैलजा जी ने शायद वर्ष के आरंभ में उनके साथ एक कार्यक्रम किया था जब वो ऑस्ट्रेलिया में आए हुए थे। तो जो भी करंट अफेयर होते हर फोर्टनाइटली शायद वो अपने वहाँ के लोकल भारत के न्यूज़पेपर में जो है वो उनके दोहे, और बड़े सटीक दोहे होते हैं। तो उनकी कला को शत शत नमन। तो उनके कुछ दोहे जो कि पिछले सिंदूर आपका ऑपरेशन था उसमें था जी। तो पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत ने लिया बड़ा फैसला, अब यदि आतंकी हमला होता है तो उसे युद्ध माना जाएगा। है भारत सरकार का बहुत उचित यह तर्क, युद्ध और आतंक में रहा नहीं कुछ फर्क। अकस्मात युद्ध विराम से देश में कई लोग चौंके, दोनों देशों ने एक दूसरे को घुटने पर लाने का दावा किया। उधर ट्रंप का दावा कि उनकी पहल से युद्ध रुका, पीएम मोदी के दावों को झुठलाकर कहा कि भारत ने ऑपरेशन अपनी शर्तों पर स्थगित किया है और आतंक के विरुद्ध प्रहार जारी रहेगा। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने जलवा दिखाया। इस पर है दोहा, चौंकाया है देश को करके युद्ध विराम, पीओ के हासिल बिना उचित नहीं विश्राम। वाह। सेना के ऑपरेशन सिंदूर की नायिका कर्नल सोफिया कुरैशी पर अनर्गल टिप्पणी कर फंसे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने इसे शाह की आखिरी गलती मानकर चेतावनी दी। शाह ने मीडिया के समक्ष कहा कि वे अपने बयान के लिए 10 बार माफ़ी मांगते हैं। इस पर दोहा है, दल को भारी पड़ गए विजय शाह के बोल, असमंजस में भाजपा कैसे हो कंट्रोल। और अब आखिर में, तुर्की ने पाक को ड्रोन और हथियार की सहायता की थी, बदले में भारत ने तुर्की से कारोबारी रिश्ते समाप्त किए। उल्लेखनीय है कि भारत तुर्की के मार्बल और सेब का सबसे बड़ा ग्राहक है। इस पर जो दोहा है, मदद करे जो पाक की उससे क्यों व्यवहार, अब तुर्की से बंद हो सारे कारोबार। सही है, वेरी तो धन्यवाद ओम जी, आपने इतने सुंदर सुंदर दोहे बिल्कुल करंट अफेयर्स पे इतने लिखे हैं और भविष्य में ही आप हमसे जुड़े रहेंगे, आपके इनको सुनाते रहेंगे। तो संजीव जी, अगला गाना ये एक फिल्म सड़क के लिए है। ये भी, इसमें भी मनहर संजय दत्त की बड़ी, सलमान खान नहीं, सलमान खान नहीं, सिर्फ संजय दत्त थे और मेरे ख्याल से पूजा भट्ट, जो महेश भट्ट की पिक्चर है उन दिनों बड़ा उनकी थ्रिलर और उस टाइप की पिक्चरें होती थी। अच्छा नहीं, वो था तिजोरी, क्या नाम? दीपक तिजोरी। हाँ, दीपक तिजोरी थे। लेकिन इसके जो असली कलाकार थे वो थे सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने वो पिक्चर देखी है वो चाहे संजय दत्त को एक बार भूल सकते हैं, लेकिन सदाशिव अमरापुर जिन्होंने महारानी का रोल किया था उसको नहीं भूल सकते कि क्या विलेन का रोल किया था। और वो दिखाता है कि मतलब क्या उनकी एक्टिंग का डायमेंशन थी, एक मतलब वो अलग प्रकार का रोल, साड़ी पहन के और एक बिल्कुल क्रूअल लेडी के रूप में उसको दिखाना। और उनको इसके लिए फिल्म फेयर प्राइज भी जो है नेगेटिव रोल का, उस पिक्चर को एक ही अवार्ड मिला था, वो सदाशिव अमरापुर को मिला था। तो मनहर उदास ने उसमें भी गाना गाया था, तो उसका गाना हम श्रोताओं को सुनवा देते हैं। चलिए। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते।
बिन कहीं रह नहीं पाते, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार क्या चीज है ये जान नहीं पाते, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। संजीव जी, गाना बज रहा है, सुंदर गाना। इसके साथ साथ हम श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं भी सुनाते रहे। जरूर। हमारे कार्यक्रम को उन्होंने कैसा पसंद किया है, तो यतीन्द्र गुप्ता जी से आरंभ करते हैं। उन्होंने रंजना जी का जो गीता का कार्यक्रम था उसकी प्रशंसा की है। प्रदीप जी ने कहा है रंजना जी की सुंदर गीता प्रस्तुति, विस्तृत समाचार। राजीव निगम जी कहते हैं यस, समाचार फ्रॉम शर्मा जी इज मच फर्म इन प्रोफेशनल वे। बधाई हो संजीव जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ऋचा जी कह रही हैं सुंदर भजन और राशिफल से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, रंजना जी की वार्ता बहुत अच्छी लगी। संजीव जी आज के समाचार बहुत रोचक और महत्वपूर्ण थे। डॉक्टर शैलजा जी कहती हैं रंजना जी की प्रस्तुति सचमुच कर्णप्रिय है। गीता के गूढ़ व अनुकरणीय आदर्शों का सरल वर्णन उनकी प्रतिभा का द्योतक है। संजीव जी की बुलंद आवाज व स्पष्ट उच्चारण प्रशंसनीय है। प्रदीप जी मधुर ज्ञानवर्धक कविता और अंत में अशोक चक्रधर की आवाज। शैलजा जी कहती हैं आशुतोष राणा की यह कालजयी रचना भरत कैकेयी संवाद की एक अद्भुत कवि की विलक्षण प्रतिभा है। यहाँ पर त्रुटि शोधन करना चाहूँगा कि यह रचना आशुतोष राणा की नहीं है बल्कि चिराग जैन की है। राजेश पांडे जी कहते हैं सुंदर भजन संजीव जी, आज के समाचार बहुत रोचक और महत्वपूर्ण थे। शैलजा जी फिर कहती हैं इस कविता का चयन आपकी परिष्कृत रचनात्मक सूझबूझ का परिचय है, धन्यवाद। मोहिनी जी ने फरमाइश की पंकज उदास के सिग्नेचर सॉन्ग की चिट्ठी आई है, लेकिन हाँ आज समय अभाव के कारण हम उसे नहीं सुनवा पाए और वह गाना पंकज उदास की आवाज़ में है। अगले कार्यक्रम में उससे सुनवाने का अवश्य प्रयास करेंगे। रमेश जोशी जी कहते हैं रेडियो दर्पण जॉकी टीम नीड्स अप्रिसिएशन एंड आवर ग्रेटिट्यूड फॉर प्रेजेंटिंग ए ब्यूटीफुल प्रोग्राम फॉर दीज आवर्स विच इज़ eagerly awaited every week. Our best wishes and love to each and every member of your team. धन्यवाद रमेश जी, आपके यही प्रोत्साहन हम लोगों को अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करने की प्रेरणा देते हैं। आपका प्रोत्साहन आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी आशा करते हैं। प्रदीप जी कहते हैं आज का कार्यक्रम बहुत मनोरंजक चल रहा है। ओम वर्मा जी ने भी कुछ दोहे भेजे हैं जो कि अभी हमने कुछ सुनाए थे, वो तो पुराने थे, लेकिन दो उन्होंने भेजे हैं। क्या खोया है देश ने पूछ रहे नादान, खोया है जो शत्रु ने दुनिया करे बखान। सेनाओं ने देश की गजब लगाई कूद, चुटकी भर सिंदूर को बना दिया बारूद। तो बहुत सुंदर सामयिक दोहे आपके ओम वर्मा जी। यतीन्द्र गुप्ता जी को गाना पसंद आया। महेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं बहुत सुंदर कार्यक्रम पंकज उदास जी पर, ये मनहर उदास जी पर है सर। थैंक्स दर्पण टीम। नाइस सॉन्ग फ्रॉम पूरब पश्चिम, राजीव निगम जी। ओम वर्मा जी कह रहे हैं मनहर उदास जी पर फीचर बहुत अच्छा लगा। चेतन शाह कहते हैं आई थॉट द अर्निंग्स फ्रॉम सुपर आर टैक्स फ्री। टू अर्न एन इनकम ऑफ 75,000 वन वुड नीड ए सुपर बैलेंस बिटवीन 1.5 to 2 million। तो हमारे श्रोताओं ने काफ़ी उस समाचार को ध्यान से सुना है। रंजना जी कहती हैं सुपर पे टैक्स गए टैक्स पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उपाध्याय जी का रिसर्च काफ़ी सटीक है। सही है। राजीव निगम जी कहते हैं यस आई एग्री विद अबव। राजेश पांडे जी कहते हैं माय फेवरेट सॉन्ग। चेतन शाह जी कहते हैं इफ़ प्रदीप जी कैन प्लीज़ क्लैरिफाई टैक्स इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन द इनकम जनरेटेड फ्रॉम सुपर बैलेंस अंडर 3 million फ्रॉम सुपर इफ़ यू आर रिटायर्ड। राजीव निगम जी कहते हैं यस इट वाज आवर यूनी डेज सॉन्ग।
चेतन जी, मैं कहूँगा कि इस पर हम विस्तृत कार्यक्रम आगे करेंगे, तो आगे। तो उपाध्याय जी एक और स्पॉन्सर का संदेश बजा देते हैं। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश, और इस सप्ताह का अब समय समाप्त होता है। और बहुत ही खूबसूरत मराठी भाषा का कार्यक्रम सुनिएगा इसके बाद। चलिए, अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। हर जन्म में हमारा मिलन, दो दिलों का उजाला रहे।